दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ 16 महाजनपद इन इंडिया एंड सुप्रीमेसी ऑफ मगधन एम्पायर। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद भारत में 16 महाजनपद मतलब स्टेट, किंगडम जिसको आप कह सकते हैं, का उदय हुआ। इसके बारे में हम अभी बारी बारी से उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा महाजनपद में भी दो प्रकार के किंगडम थे, एक मोनार्किकल था राजतंत्र और दूसरा गणराज्य रिपब्लिक। इसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आखिर महाजनपद का राइज क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, उसका भी हम चर्चा करेंगे। और फाइनली मगध क्यों सभी महाजनपद को जीतने में या हराने में कामयाब हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, और आगामी 1000 वर्ष तक मगध हिंदुस्तान का कैपिटल रहा, राजधानी रहा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उसको बोलेंगे ऐतिहासिक पीरियड या हिस्टोरिक फेज। इससे पहले जो हमने न्यूलिथिक, चारकोलिथिक या पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बताया था, तो वो क्या था? इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिपि जो लिखा है उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो हमारा जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, वो सब अनुमान पर आधारित है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम देखेंगे कि महाजनपद का उत्पत्ति हिंदुस्तान में क्यों हुआ। तो पहला पॉइंट, आर्थिक संरचना में बदलाव आया। इसके पहले मैंने जो आपको बताया था उसमें क्या कहा था कि किस लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। जो जमीन को खोदने में या उसको कृषि कार्य के लिए उपयोग करने के लिए जो जो औजार के उपयोग किए जाते थे वो लकड़ी के बने हुए थे, प्लॉसेट के बने थे। दूसरी बात यह थी कि आर्यों का अभी अपर गंगेटिक वैली और सब सिंधु इलाके में उनका क्षेत्र था जहां पर की बारिश कम होती है। अब जो वो आगे बढ़े धीरे धीरे, तो कहां पहुंचे? मिडिल गंगेटिक बेसिन तक पहुंच गए लेटर वैदिक पीरियड के अंत में, या 600 बीसी में, जिसको कि एज ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। तो मिडिल गंगेटिक वैली पहुंच गया। और ये इलाका जो है वो मोस्ट फर्टाइल इलाका, उपजाऊ भूमि है पूरे हिंदुस्तान में। यहां बारिश भी काफी होती है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना में तब्दीली होने का कारण, चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लेड टू द राइज ऑफ महाजनपद। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? अभी मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड में या बाद में लेटर वैदिक पीरियड में कुछ जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? ट्राइबल स्ट्रक्चर था आर्यों का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में क्या हो गया कि ट्राइबल सॉलिडेरिटी वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और आर्यंस टेरिटोरी में, क्षेत्र में धीरे धीरे उनमें रीजनल फीलिंग आ रहा, एरिया उन्होंने बांट लिया, क्षेत्रतावाद का उदय हो गया। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा,
जैसा मैंने अभी बताया कि कृषि का कंसोलिडेशन होना, मतलब मजबूती होना, कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि में मजबूती से मतलब क्या हुआ कि अब जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, जो उत्पादन है उसमें अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। ये केवल कंजम्पशन के लिए नहीं था, जैसा हमने चालकुलेटिव पीरियड में देखा या न्यूलिथिक पीरियड में देखा, ये तो प्रोडक्शन वाज ओनली फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर मार्केट, नॉट फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कि देयर वाज कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड सरप्लस प्रोडक्शन। और जब दोस्तों सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद राज्य की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि अब आप इस स्थिति में होते हैं कि आप राजा को टैक्स दे सकें, और सरप्लस प्रोडक्शन होने से मार्केट भी डेवलपमेंट होता है, मार्केट का डेवलपमेंट होता है। तो इन एडिशन टू कंजम्पशन, जो भी हम सामान उपजाते हैं, जो आर्टिकल्स उपजाते हैं, वो मार्केट में भी उसको भेजते हैं। तो इस तरह से महाजनपद के राज्य में, किंगडम के राज्य में ये सहायक हुआ। और इसके लास्ट में यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स इन बैटल्स। अब दोस्तों मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि जब आर्य हिंदुस्तान में आए तो उन्हें यहाँ के जो मूल जो वासिंदे थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, तो आर्यंस को दे हैड टू फाइट विद द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड फाइनली सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग देयर पावर। तो बहुत सारे जो अनार्य थे, जो यहाँ के लोकल बासिंदे थे, उनको आर्यों ने हराया और उनको खदेड़ दिया। तो हिंदुस्तान के अन्य भाग में वो जाकर के रहने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में चले गए, कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिण भारत में चले गए, जैसे द्रविडियन मूल के लोग हैं या आदिवासी जो हिंदुस्तान में मध्य भारत में जो रहते हैं, जैसे हो, मुंडा या गोंड या मीना, ये आदिवासी जो मूल निवासी थे, वो सब जंगल में चले गए। दूसरा जो उनका काम था वो क्या था, अपने में लड़ाई करना। मतलब जो बैटल ऑफ कैन किंग जो मैंने बताया था, उसमें हमने ये कहा था कि सुदास जो है फाइनली वो सक्सीड कर गया और वो भरत क्लान का रहने वाला था। तो उसी के नाम पर, भरत क्लान के नाम पर ही हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। बाद में भारत और पुरु जो पराजित एक ट्राइब था, दोनों ने मिलकर के कुरु ट्राइब का भारत प्लस कुरु, ये दो ट्राइब मिलकर के कुरु ट्राइब का निर्माण किया। और आपको मालूम है कि कुरु ट्राइब के वंशज ही कौरव कहलाए, और कौरव और पांडव का ये जो युद्ध है उसको महाभारत कहा जाता है, जिनका राजधानी हस्तिनापुर था। कुरु और पांचाल, पांचाल जो है ना, जो एक किंगडम था जिसके बारे में अभी बताऊंगा मैं, दोनों ने मिलकर के उत्तर भारत पर बिफोर द राइज ऑफ मगध इन्होंने अपना सर्वोच्चता स्थापित किया। पांचाल आप जानते हैं कि पांचाली द्रौपदी का जो मायके था वो पांचाल था, जो रोहिलखंड, अभी जो यूपी का जो रोहिलखंड का इलाका है उसको पांचाल कहते थे। तो बिफोर द राइज ऑफ मगध पांचाल और कुरु ट्राइब दोनों जो है सशक्त जनपद, महाजनपद था हिंदुस्तान में। लेकिन मगध का जो राज हुआ, इनकी सत्ता कमजोर पड़ती गई, जिसके बारे में अभी मैं व्याख्या करूंगा। तो दोस्तों, ये जो
युद्ध में क्योंकि अब जो इनमें लड़ाई होती रहती थी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, युद्ध में आयरन का इस्तेमाल, मतलब लोहे का आविष्कार जो है वो लोहे का उपयोग उन्होंने व्यापक रूप से औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये 4 फैक्टर जो था, दैट वाज द रीजन फॉर द राइज ऑफ और द जेनेसिस ऑफ महाजनपद इन नॉर्दर्न इंडिया। एक बात और मैं बता दूं कि ये महाजनपद का जो राइज हुआ वो अधिकतम आपको गोदावरी के तट तक हुआ, जिसमें कि लास्ट जो महाजनपद था उसको बोलते हैं असमर, अपर रीचेज ऑफ गोदावरी। ये महाजनपद जो है वो दक्षिण भारत में माने कर्नाटक या महाराष्ट्र के लोअर एरियाज में या कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा है उसमें वहां तक नहीं पहुंच पाया था, ये बाद में पहुंचा है। उसके बारे में हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, जब हम संगम पीरियड के बारे में बताएंगे, और इसके बाद हमारा क्लास संगम पीरियड का ही होगा। तो दोस्तों, अब ये 4 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर थे वो महाजनपद के राइज के लिए कारक बने। दीज वर द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ महाजनपद। पहला, चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा, वीकनिंग ऑफ ट्राइबल सॉलिडारिटी एंड राइज ऑफ रीजनल फीलिंग। तीसरा, कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चौथा, यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स इन बैटल्स। दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि कौन कौन से महाजनपद उस समय में उनका राइज हुआ। तो आपको बता दूं कि 16 महाजनपद अभी मैंने बताया, इसका जो स्रोत है वो हमको कहां से जानकारी मिलता है ये बताना जरूरी है। बुद्धिस्ट ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ये लिख लीजिए। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ है और खास करके पाणिनि की किताब में आपको मालूम होगा ना कि पाणिनि जो है विश्व का सबसे पहला वैयाकरण ग्रामेरियन था। उसके पहले विश्व में कोई भी ग्रामेरियन नहीं था। उनका किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के ग्रंथ से भी कुछ जानकारी मिलती है, और दूसरे जो पुराण, हम जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ है, पुराण है या महाभारत है, इन सब से भी जानकारी मिलती है। तो उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। अगर पुराणों की ब्राह्मणिकल ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में कलिंग का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्राह्मणिकल ग्रंथ के अनुसार कलिंग भी एक महाजनपद था, उनका राइज हो चुका था। तो बाद के वर्षों में आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में उनके द्वारा कलिंग विजय किया गया था, और उसके बाद ही उन्होंने वायलेंस को, माने हिंसा को परित्याग कर दिया था। भेरी घोष के बदले में धर्म घोष की स्थापना किया था, जो उन्होंने रॉक एडिक्ट में बताए हैं। तो इसका उल्लेख हमारे ये बुद्धिस्ट ग्रंथ में नहीं है, लेकिन ब्राह्मणिकल ग्रंथ जो है उसमें कलिंग का उल्लेख है। और ये कलिंग कहाँ है? आज का जो आधुनिक जो उड़ीसा है उसको कलिंग बोलते हैं। तो 16 + 1 17 भी हो गया। इस तरह से तो अंगुत्तर निकाय के हिसाब से भी चलते हैं, तो इसके हिसाब से कितने महाजनपद थे, माने किंगडम थे? 16। अब 16 में 2 प्रकार के जो है वो किंगडम था। पहला था राजतंत्रीय व्यवस्था, जिसमें कि राजा जो है सर्वशक्तिमान था, उसका जो पोजीशन था वो वंशानुगत था, हेरिडिटी था। और दूसरे प्रकार का जो व्यवस्था थी उसको बोलते थे रिपब्लिकन, माने गणतंत्र या गणराज्य। और उसके जो हेड होते थे, जो मैंने आपको बताया था, उसको बोलते थे
गणपति, और उसके साथ में एक असेंबली होता था गणपति के साथ में, हालांकि वो हेड होता था लेकिन उसके साथ में असेंबली होता था। तो उसमें जो है चुने हुए प्रतिनिधि रहते थे और वो सब मिल, कोई भी जो पॉलिसी डिसीजन होता था वो सब मिलकर के डिसीजन लेते थे। माने राजतंत्रात्मक व्यवस्था के ठीक विपरीत गणराज्य में क्या था कि बहुत सारे जो मंत्री थे, जो असेंबली में जो मेंबर थे, उनके सहयोग से मिलकर के गणपति जो है वो निर्णय लेता था। माने ही वॉज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, ही वॉज नॉट ऑल पावरफुल। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको कि पुराने जमाने का जो, जैसे कि लिच्छवी गणराज्य के बारे में अभी बताऊंगा मैं, ये जो गणराज्य थे वो भी दो प्रकार का गणराज्य था। एक ऐसा गणराज्य जहां पर कि एक ही क्लान के लोग रहते थे, एक ही क्लान, जैसे शाक्य, जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो कहां है? शाक्य क्लान के रहने वाले हैं, जो नेपाल की तराई में, और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ही वाज ए गणपति, नॉट किंग। तो दो प्रकार के गणराज्य थे। एक तो ये था कि जिसमें कि एक ही क्लान का वर्चस्व था, जैसे कि शाक्य रिपब्लिक, जिसमें कि शाक्य क्लान के लोगों का ही पूरी तरह से वर्चस्व था। और दूसरा जो दूसरे प्रकार का जो रिपब्लिक जो था, उसमें अनेक प्रकार के जो है क्लान शामिल थे, जैसे कि बज्जी, पाली में इसको बज्जी बोलते हैं और संस्कृत में उसको ब्रिजी बोलते हैं। ये कहां था? वैशाली, नॉर्थ ऑफ पटना। आज की तारीख में जो पटना है, पटना है बिहार की राजधानी, उसके नॉर्थ ऑफ द गंगा के उत्तर में, जिसका राजधानी कहां था? वैशाली। और इसमें जैसे कि आपको लिच्छवी एक क्लान था, गात्रिका या यात्रिका एक क्लान था। यात्रिका क्लान से ही आपको महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वहीं उनकी पैदाइश हुई थी, उसी क्लान में, यात्रिका कुल में। और विदेह क्लान, तो विदेह क्लान आप जानते हो हमें कि मिथिला राज्य जो उत्तर बिहार में है, उसको, वो भी एक क्लानी था जिसको बोलते थे विदेह। जैसे आप जानते होंगे रामायण में इसका उपयोग हुआ है, और सीता जो वहीं की रहने वाली थी और राजा जनक की बेटी थी, एक्चुअली वो विदेह के राजा थे। और वर्चुअली वो एक गणराज्य था, और ये सभी छोटे छोटे गणराज्यों ने मिलकर के, उस समय आबादी कम थी, तो मिलकर के उन्होंने क्या किया था? लिच्छवी गणराज्य, मतलब बज्जी गणराज्य बनाया था, जिसमें कि लिच्छवी जो है उनका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। उसके बारे में बताऊंगा। तो कुछ जो रिपब्लिक था वो बहुत सारे क्लान को मिला के बनाया गया था, और कुछ जो रिपब्लिक था वो सिर्फ एक क्लान पर आधारित था, जैसे कि मौर्य रिपब्लिक, उसमें जो क्लान था वो था मौर्य। कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसी क्लान से आते थे। ये सब क्षत्रिय थे, लेकिन कुछ लोग कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शूद्र थे। खैर हमको उसके विवाद में नहीं जाना है। जो बाद के वर्षों में मौर्य वंश की स्थापना किया, कि उनका वर्ण क्या था, तो देयर इज ए कंट्रोवर्सी ओवर इस वर्ण, या उनका कौन सा वर्ण था, वो क्षत्रिय थे या शूद्र थे, तो इसमें विद्वानों के बीच में कोई मैत्रिकता नहीं है। तो दोस्तों, अंगुत्तर निकाय के माध्यम से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कि कुछ जो है वो मोनार्किकल था, राजतंत्र था, और कुछ जो है रिपब्लिक था। रिपब्लिक के बारे में एक बात और मैं बता देना चाहता हूं। आज की तारीख में जिस तरह से आपने हिंदुस्तान का जो अभी प्रेमबुल प्रकथन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड है रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं उसमें। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा राज्य जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपुल। और हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो
परोक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। जो एमपीज और एमएलए चुनाव उनके करते हैं। लेकिन दोस्तों उस जमाने में जो रिपब्लिक होता था वो बेसिकली ओलिगार्की था। ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्र। इसमें सभी को मताधिकार, जैसे आज के तारीख में आप देखते हैं कि कोई भी जाति हो, वर्ण हो, धर्म हो, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन उस जमाने में ऐसा व्यवस्था नहीं था। कुछ खास लोग जो प्रॉपर्टी क्लास के लोग थे, जैसे आपको मैंने बताया था कि 1935 के एक्ट में मात्र 11% लोगों को जो है ना मत देने का अधिकार, मताधिकार का पावर था। तो उस जमाने में भी मात्र जो है चुने हुए लोगों के पास में, बहुत कम लोगों को, सीमित लोगों के पास में अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार था। बाकी लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। और बेसिकली वो क्या था, ओलिगार्की मतलब पूलिंग तंत्र। हालांकि आपने देखा होगा कि जब हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, तो बहुत सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे केपी जायसवाल, उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों को जवाब देने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश में भी रिपब्लिक था, माने गणराज्य था, और आज से बहुत दिन पहले था, जब आप लोग कभी सभ्य भी नहीं हुए थे, आप में सिविलाइजेशन भी नहीं आया था अंग्रेजों के पास में, तब हिंदुस्तान में गणराज्य था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग असभ्य हैं और आप सभ्य करने के लिए हिंदुस्तान आए हैं? ये गलत बात है। तो वो तो ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था और अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए उनको इतिहास का सहारा लेना पड़ा, वो ठीक है। लेकिन आज की तारीख की सच्चाई है कि ऐसा कोई गणराज्य नहीं था जो आज की तारीख में उसको इक्वेट किया जा सके। बेसिकली वो एक ओलिगार्की था, पूलिंग तंत्र था, जिसमें कुछ लोगों का वर्चस्व था। एक व्यक्ति का ना होकर के, जैसे राजतंत्र में एक व्यक्ति का वर्चस्व होता है, वो ना होकर के बहुत सारे लोगों का वर्चस्व था, तो उसको बोलते थे ओलिगार्की या पूलिंग तंत्र। दोस्तों, तो पहला जो महाजनपद था उसका नाम था अंग। यह आज की तारीख में मुंगेर और भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वो क्षेत्र पड़ता था। आपको मालूम होगा कि महाभारत में कर्ण जो है, दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाया था। तो मतलब, और यहीं तक आप देखेंगे कि अभी जो 6th सेंचुरी बीसी में हम क्या देखते हैं कि आर्यन जो है ना अधिकतम वो भागलपुर तक गए हैं। बाद के वर्षों में फिर वो आगे बढ़े हैं बंगाल में। अभी बंगाल में उन्होंने कॉलोनाइज नहीं कर पाए थे, वहां तक वो नहीं जा पाए थे। तो अधिक जो पूर्वी जो राज्य जो था वो क्या था, अंग। और इसका जो राजधानी था उसका नाम था चंपा, और इसका जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख शासक था उसका नाम ब्रह्मदत्त। अंग दूसरा मगध, सिलसिलेवार ढंग से आते हैं। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, जिसको कि आज की तारीख में राजगिरी कहा जाता है, जो पटना से करीब 100 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में स्थित है। और इसका जो राजा था, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको, बिम्बिसार, और उसका पुत्र अजातशत्रु। लेकिन महाभारत और पुराण में मगध के बारे में बताया गया है कि वहां पर, और आपने भी बहुत सारे टीवी सीरियल में देखा होगा कि जरासंध का भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध होता है। तो ये राजगिरी में ही युद्ध हुआ, और पुराण और महाभारत के अनुसार इसकी स्थापना वसु नामक व्यक्ति ने किया था, और वसु का पुत्र जो है वो जरासंध था। तो बेसिकली इस वक्त, लेकिन
जो जैन ग्रंथ है या जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है, इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि जरासंध और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें कि जरासंध को उन्होंने मार दिया था और फिर उनके राज्य को हस्तिनापुर के शासकों ने उसको मिला लिया था। और मारने का कारण क्या था कि बार बार जो है वो यहाँ सूरसैनी में मथुरा पर बार बार वो धावा बोलता था, यहाँ के लोगों को मारता था, पीटता था, जबरन वसूली करता था, लूट खसोट करता था। लोग परेशान हो गए थे, तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्हें मारना पड़ा। ये हमारा जो स्टोरी है वो महाभारत के आधार पर है, पुराण के आधार पर है। लेकिन इसका जरासंध का उल्लेख या उसके पिता बृहद्रथ, इसका उल्लेख किसी भी जैन ग्रंथ या बुद्धिस्ट ग्रंथ में नहीं मिलता है। तीसरा जो मैंने कहा बज्जी, ये जो है एक गणराज्य था, इसकी राजधानी वैशाली में थी और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्लान था वो था लिच्छवी। इसके बाद में चौथा काशी, आप लोग सब जानते हैं काशी, जिसको बनारस भी कहते हैं। और बनारस को दो नदियों के नाम पर बनारस रखा गया है, बनास और अस्सी। और आपको मालूम है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसका आविर्भाव होने के बाद में आज तक अवसान नहीं हुआ? तो आप लिखेंगे बनारस। रोम सभ्यता का उदय हुआ, उसके बाद में वो खत्म हो गया। बहुत सारे सभ्यता का उदय हुआ, जैसे मेसोपोटामिया का, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। बाद के वर्षों में पता लगाया गया कि यहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ था, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में। लेकिन यहाँ जो है एक बार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी राज्य किंगडम की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी बनारस था। उसके बाद में आज तक उस शहर का कभी भी विनाश नहीं हुआ। एक शाश्वत इटर्नल सिटी है। और इसका जो राजा था उस समय में उसको बोलते अश्वसेन। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण अन्य जो महाजनपद था उसका नाम था वत्स। इसका राजधानी था कौशाम्बी। आज की तारीख में जो इलाहाबाद और मिर्जापुर का जो एरिया है उसको वत्स महाजनपद कहते थे। और इसका जो राजा का नाम था वो था उदयन। उसके बाद में मल्ल एक गणराज्य था और इसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावा। आपको मालूम है कि कुशीनारा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसको कुशीनगर भी कहते हैं या कुशीनारा। और वर्तमान समय में जो देवरिया है यूपी में डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र थोड़ा सा, ये सब मिला करके मल्ल गणराज्य की स्थापना किया गया था। उसके बाद में कौशल के बारे में आप सबको मालूम है, इसकी राजधानी अयोध्या थी। कुछ दिनों के लिए उसकी राजधानी श्रावस्ती भी थी। और इसके अलावा इसके जो राजा थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध के समय में जो समकालीन थे उनका क्या नाम था? प्रसेनजित। और आज की तारीख में जो यूपी का जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का जो इलाका है वो कौशल महाजनपद में पड़ता था। इसके बाद में पांचाल में उत्तरी पांचाल का जो बाद में दो भाग में डिवाइड हो गया था, तो उत्तरी पांचाल का जो राजधानी था वो था अरिछत्रा, यूपी में ही है।
और दूसरा दक्षिणी पांचाल, इसका राजधानी था काम्पिली। इसके बाद में सूरसेन, सूरसेन महाजनपद का राजधानी कहां था? मथुरा, श्री भगवान कृष्ण की नगरी। और इसके राजा का नाम था अवंती पुत्र। और आज का जो ब्रज मंडल का जो क्षेत्र है, मथुरा और आसपास का इलाका, ये सब इस महाजनपद के हिस्से थे। कुरु, जैसे मैंने आपको कहा कि कुरु जो है ना, उन्हीं के वंशज कौरव कहलाए। और कौरव और पांडव के बीच में महायुद्ध हुआ, महाभारत हुआ था। कुरु का जो राजधानी था वो दो राजधानी था, पहले हस्तिनापुर, उसके बाद में फिर इंद्रप्रस्थ। और अभी जो दिल्ली और हरियाणा का आसपास का जो इलाका है, वो सब कुरु महाजनपद का हिस्सा था। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। वर्तमान समय में जो जयपुर है और अलवर, भरतपुर, ये जो एरिया पड़ता है, वो मत्स्य महाजनपद का हिस्सा था। अवंती, जैसा आप जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन है, जिसको कि मालवा की पहले राजधानी भी कहा जाता था। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख राजा थे, उनका नाम था चंड प्रद्योत। और वर्तमान में जो मालवा का क्षेत्र है, वो अवंती क्षेत्र में पड़ता था। और ये बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद हो गया था। और करीब 100 वर्षों तक, 100 ईयर्स तक इसने पाटलिपुत्र या मगध को चुनौती दिया था। लेकिन बाद के वर्षों में जब शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना पाटलिपुत्र में हुई, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, उसने अवंती महाजनपद को अपने में मिला लिया। चेदी जो है ना, संवर, अभी जो वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका है, उस वहां पर गणराज्य था। और इसकी जो राजधानी थी, उसको बोलते थे शक्तिमती। उसके बाद में अस्मक, इसका जो क्षेत्र था वो अपर नीचे गोदावरी, अभी महाराष्ट्र में। और इसकी राजधानी थी पोतन। तो इसका जो क्षेत्र था वो नर्मदा और गोदावरी का मध्य क्षेत्र। इसके बाद में गांधार, और गांधार आर्ट के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ये मीटिंग पॉइंट्स था विभिन्न प्रकार के कम्युनिटीज का। अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान के पेशावर और उस आसपास के इलाके को बोलते हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला में विश्वविद्यालय भी था। और चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहते हैं, जो बाद में मौर्य वंश की स्थापना में सहायक हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर भी था, जिसने अर्थशास्त्र लिखा था, वो तक्षशिला का ही रहने वाला था, वहीं पर विद्या अध्ययन किया था। और विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी भी था तक्षशिला। और यहां ही गांधार आर्ट की उत्पत्ति हुई, जिसमें जो ग्रीक टेक्निक के साथ में बुद्धिस्ट मेटर को मिला करके मूर्ति कला का विकास किया गया, जिसको बोलते हैं गांधार आर्ट। तो दोस्तों, कंबोज का जो राजधानी था, उसका नाम था राजपुर। और इसके जो राजा थे, उसका नाम था चंद्रबर्मन। यह पाकिस्तान का आदमी जो हजारा जिला है, वो एरिया कहलाता है। कुछ इतिहास है किताब में आप देखेंगे कि कश्मीर का जो पूंछ जिला है, कश्मीर अभी जो वर्तमान में हमारा जो जम्मू कश्मीर है, उसमें जो पूंछ जिला है, उस एरिया को कंबोज कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये जो है वो पाकिस्तान का जो हजारा जिला है, वो कंबोज कहलाता था। तो इस प्रकार के कुल 16 महाजनपद के बारे में हमने बताया। इसके अलावा ब्राह्मणिकल ग्रंथ में हमें एक कलिंग महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, जो वर्तमान में
उड़ीसा कहलाता है। दोस्तों इसके अलावा हमने आपको बहुत सारे रिपब्लिक के बारे में तो बताया ही कि ब्रिजी या बची जिसका राजधानी वैशाली था, उसके बाद मल्ल जिसका राजधानी कुशीनारा था, उसके बाद साक्यास ये हिमालय के तलहटी में तराई में स्थित था, जिस ग्राम से महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ था, उनके पिता का नाम सुधोधन था। कोरियास ये भी वही आसपास में रिपब्लिक गणराज्य था। भग्गा, मौर्य के बारे में वो भी जो है ना अभी नेपाल की तराई में ही स्थित था, और इसी क्लान से चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि मौर्य जो है वो क्षत्रिय थे, लेकिन बहुत सारे इतिहास का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय न होकर के शूद्र थे, तो अगर शूद्र थे तो फिर मौर्य क्लान के नहीं हो सकते थे। उसके बाद में कुरु, पांचाल और कंबोज। ये कुरु, पांचाल, कंबोज जो बेसिकली रिपब्लिक था शुरुआती समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि वहां पर एक राजा का पावर नहीं था, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो लोग वहां डिसीजन लेते थे, और जैसा मैंने बताया कि बेसिकली एक कुलीन तंत्र था। इस प्रकार से 16 महाजनपद के बारे में मैंने आपको बताया। टॉपिक का नाम है क्या है, कॉजेज ऑफ जेनेसिस ऑफ महाजनपद एंड राइज ऑफ मगध एम्पायर। तो मैंने महाजनपद की उत्पत्ति के बारे में तो कवर कर लिया है, अब मैं बताऊंगा कि राइज ऑफ मगध कैसे हुआ। तो दोस्तों वक्त बीतने के साथ इन 16 महाजनपद में 4 महाजनपद जो है वो महत्वपूर्ण रह गए। वो कौन कौन रह गए? मगध, ये 4 जो महाजनपद है, मगध जिसकी राजधानी राजगीर थी या गिर वज्र बोलते थे उसको उस जमाने में, और इसके अलावा वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो आज की तारीख में इलाहाबाद और उसके मिर्जापुर के आसपास का एरिया कवर करता था। कौशल के बारे में आप लोग सबको मालूम है जिसकी राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती थी, और जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो है और उसके आसपास के इलाके जो है बनाकर को ये कवर करता था। और चौथा जो था वो अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी या वर्तमान में उज्जैन और मालवा का आसपास का इलाका जो है इसका हिस्सा हुआ करता था। तो दोस्तों ये 16 महाजनपद में धीरे धीरे बाकी महाजनपद जो है खत्म होते गए, उनकी ताकत कमजोर होती गई या युद्ध में, क्योंकि ये जो महाजनपद थे ये एक दूसरे से लड़ाई करते थे। जो मैंने शुरू में ही बताया बैटल ऑफ 10 किंग्स, उसी तरह से यहां भी एक दूसरे में लड़ाई होती थी। और अब लड़ाई में लोहे के औजार और इंप्लीमेंट्स का उपयोग होने लगा, तो इसके कारण से जन हानि भी होने लगी। बहुत सारे लोग लड़ाई में युद्ध में मारे जा रहे थे। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है ना बहुत सारे जो महाजनपद थे, किंगडम्स, वो खत्म होते गए, और बाकी जो रह गए वो रह गए मगध, वत्स, कौशल और अवंती। अब इस 4 जो महाजनपद है इसमें भी युद्ध हुआ, और अल्टीमेटली मगध सफल हो गया। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में मगध एम्पायर की स्थापना हुई, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आकर के ये पूरे भारतवर्ष में छा गया, जिसमें कि उसके राज्य में दक्षिणी अफगानिस्तान, वर्तमान में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अभी वर्तमान में पाकिस्तान, और केवल तमिलनाडु और केरल को छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एम्पायर का हिस्सा हो गए।
तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। जब अब आपको हम बताएंगे बिंबिसार, इसमें शुरुआत किसने किया? बिंबिसार ने। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि बिंबिसार किस डायनेस्टी का था? तो डायनेस्टी क्या था? हर्यन डायनेस्टी का रहने वाला था। और पहला जो मगध का जो शासक था, हमने ऐतिहासिक, हालांकि पुराण में तो जरासंध को और उसके पिता बृहदत्त के द्वारा मगध राज्य की स्थापना करना बताया जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं है, जैन ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। बिंबिसार का हर्यक डायनेस्टी, इसके पहले राजा कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और इनका जो पीरियड है लगभग 50 साल इन्होंने शासन किया। 544 492 बीसी तक, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक लगभग 50 साल इन्होंने शासन किया। और इन्होंने दो प्रकार से राज्य का विस्तार किया। जैसे पहला, उन्होंने, अभी मैंने आपको अंग महाजनपद कहा, तो उन्होंने युद्ध के द्वारा अंग को अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन दूसरा, उन्होंने मैट्रिमोनियल पॉलिसी, वैवाहिक नीति के द्वारा उन्होंने अन्य राज्यों को भी धीरे धीरे अपने राज्य में मिलाया या उसको कमजोर कर दिया। जैसे जिस तरह से अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे बाद के वर्षों में, तो बिंबिसार ने ईसापुर 6वीं शताब्दी ईसापुर में 4 शादियां की थी। और वो 4 शादियों का मकसद क्या था? अपने राज्य का विस्तार करना। जैसे कि बज्जियों का जो गणराज्य था वैशाली में बहुत ताकतवर था, बहुत सारे क्लान ने मिलकर के बज्जी राज्य की गणराज्य की स्थापना किया था। तो उसमें जो लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य, उनकी जो राजकुमारी थी गणपति के, महारानी चेलना, इससे शादी किया था। और इस तरह से बज्जियों पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया था। हालांकि उन्होंने मिलाया नहीं, बाद के वर्षों में अजातशत्रु ने मिलाया बज्जी गणराज्य को, लेकिन उसका ताकत को उन्होंने कमजोर कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। दूसरी शादी उन्होंने किया था कौशल के राजा प्रसेनजीत की शिष्ट बहन से। और दान में उन्होंने, क्योंकि प्रसेनजीत ने क्या किया था कि काशी को, जो गणराज्य था, उसको मिला लिया था जो युद्ध करके। अब बिंबिसार ने प्रसेनजीत के बहन से शादी किया और दान में उन्होंने काशी का जो गणराज्य था वो उसको मिल गया। तो इस तरह से पश्चिम में धीरे धीरे मगध का विस्तार होकर काशी तक पहुंच गया, जिसका की आमदनी करीब 1 लाख, उस जमाने में 1 लाख रुपए तो नहीं कहा जाता था उस समय में, मुद्रा 1 लाख वार्षिक कर मिलता था उसमें, वो उन्हें मिलने लगा। और इस तरह से बिंबिसार का जो राज्य था वो काफी बढ़ गया था। और जो उस जमाने के जो बुद्ध घोष, जो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, बुद्धिस्ट थे, उनके हिसाब से बिंबिसार के राज्य में, किंगडम में 80,000 गांव थे। तो कहने का आशय है कि
विस्तार हुआ था बिंबिसार के पीरियड में। उसी तरह से बिंबिसार ने माद्री से माद्रा की राजकुमारी से शादी किया था, जो समवेयर हिमाचल प्रदेश में पड़ता था। और लेटर वैदिक पीरियड में तो एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। बाद के वर्षों में उसकी स्थिति कमजोर हो गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि नकुल और सहदेव की जो मां थी वो माद्रा की रहने वाली थी, तो वहां के राजकुमारी से भी उसने शादी किया था। और लास्ट में उसने विदेह, जो एक क्लान था जिसका कि जो लक्ष्मी बज्जी गणराज्य में एक क्लान विदेह क्लान भी था शामिल, तो उनकी बहन से भी शादी उन्होंने किया था। इस तरह से कुल 4 शादी उन्होंने बिंबिसार ने किया और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के आधार पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। अजात शत्रु उनका पुत्र, अजात शत्रु जो 492 से लेकर के 460 ईस्वी तक, 492 से लेकर 460 ईस्वी तक उनका राज समय है। और उन्होंने बज्जी गणराज के साथ में युद्ध किया था। अपने मंत्री बासर को वहां पर षड्यंत्र करने के लिए भेजा था, ताकि बज्जियों का जो सॉलिडारिटी है, जो उनकी ताकत है, उनको कमजोर किया जा सके। युद्ध में उसने महाशिलाकंटक और रथ मूसल का इस्तेमाल पहली बार किया था। तो इस तरह से उसने बज्जी गणराज को अपने मिला लिया। बाद के वर्षों में उसने कौशल राज्य को भी अपने में मिला लिया। तो धीरे धीरे उसका ताकत जो है ना बढ़ गया। एक और इंपॉर्टेंट जो इसके पीरियड की घटना है वो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को राजगृह में जो आहूत किया गया था, वो अजात शत्रु के पीरियड में ही किया गया था, जिसमें कि विनय पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक, हाँ, त्रिपिटक जो है आप जानते होंगे बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। तो धम्म पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, कौन कौन से पिटक है बताओ? या नहीं, सॉरी, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, ये 3 सूत्रक का पिटक का उन्होंने कंपाइलेशन किया यहीं पर राजगृह में। और दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कब हुआ था? वैशाली में। किसके पीरियड में? शिशुनाग वंश के राजा काला अशोक के पीरियड में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था? पाटलिपुत्र में, जब सम्राट अशोक पाटलिपुत्र का शासक था। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल की स्थापना कब? बुद्धिस्ट काउंसिल कहां किया गया था? कश्मीर में, सम्राट कनिष्क के समय में। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमेशा आप याद रखिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पाई थी, बिंबिसार की हत्या किया था। उसी तरह से उदयन ने, जो उसका पुत्र था, उसने अजात शत्रु की हत्या किया था। महावंश जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है उसके हिसाब से मैं बात कह रहा हूं। और इसने जो है ना पाटलिपुत्र, जो अभी पटना है, उस शहर की स्थापना किया था। एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की कब स्थापना हुई थी? तो स्थापना करने वाले का शासक का नाम था उदयन या उदय भद्र। इसके बाद दोस्तों 412 ईस्वी से लेके 394 ईस्वी के बीच में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चूंकि उदयन को भी उसके पुत्र ने हत्या कर दिया, बाद में लोगों का विश्वास जो है वो इस हरियर डायनेस्टी से उठ गया और लोगों ने काशी का जो उपराजा था, मतलब वाइसराय कह सकते हैं आज की तारीख में, शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया पाटलिपुत्र में। और इस तरह से शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना हुई। शिशुनाग के पीरियड में 2 बातें हुई।
पहला उसने अवंती, जो यहाँ जिसकी राजधानी उज्जैन थी, जो मैं बताया, उसको उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। बक्स, जिसके बारे में आपने बताया था कि जो आज की तारीख में इलाहाबाद और मिर्जापुर का क्षेत्र पड़ता था, इस महाजनपद को भी अपने में मिला लिया। और दूसरा इसका जो बाद में उत्तराधिकार हुआ काला सो, जिसका कि पीरियड 394 से लेकर 366 ईस्वी ईसा पूर्व था। तो इसने कुछ दिनों के लिए अपनी राजधानी वैशाली ले गया था और वहीं पर उसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आउट किया था, जिसमें कि स्थिरवादिनी बुद्धिस्ट काउंसिल, इसी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है ना 2 सेक्ट में विभाजित हो गया था। ये याद रखने वाली बात है। पहला अस्थिरवादिनी या अस्थाविर, और दूसरा महासंघिका। बाद में आप देखेंगे कि महासंघिका जो है उसी से डेवलप होते होते महायान हो गया, और स्थिरवादी या अस्थाविर से हीनयान हो गया। ये हीनयान और महायान जो है ना 2 भाग में कब बटा है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में। तो दोनों में अंतर क्या था? महायान में अब महात्मा बुद्ध को ये हीनयान और महायान, ये सॉरी, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में इसका डिवीजन हुआ। और जो उस समय में जो महात्मा बुद्ध को केवल चिन्हों के आधार पर, जैसे जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उस पीपल पेड़ को लोग पूजा करते थे, उनके खड़ाओं की पूजा करते थे। लेकिन अब महायान में उनको ईश्वर का दर्जा दे दिया गया कि ही वॉज डिटी, ही वॉज गॉड। और जिस तरह से ब्राह्मणिकल ग्रंथ में या अन्य जगह जैसे कि ईश्वर का अवतार मानने लगे, उसी तरह से वहां भी जो है ना ही वॉज कॉल्ड इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो यही से डिफरेंस है जो इसका डिवीजन हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए बता देता हूं ताकि आपको जानकारी होते रहे। और इसके बाद लास्ट में शिशुनाग वंश की समाप्त हो गया 394 बीसी में। ये सारे अभी तक जितने भी राजवंश थे सभी क्षत्रिय थे। अब इसके बाद दोस्तों नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था, और ये किया था 344 बीसी से लेकर के, और इनका पीरियड चला था 324 बीसी तक। अब दोस्तों महापद्मनंद जो है ना एक नॉन क्षत्रिय राजा था, हालांकि वो बहुत प्रतापी राजा था। और उसके पीरियड में कलिंग जो महाजनपद आप देख रहे हैं उसको भी उसने मिला लिया था, जो बाद के वर्षों में फिर आजाद हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और बाद में सम्राट अशोक के द्वारा 261 बीसी में उसको पुनः मिलाया गया है। महापद्मनंद का पुत्र धननंद लास्ट किंग था वो, और उसने कौटिल्य की भरे दरबार में बेइज्जती किया था। और इसी कारण से कौटिल्य या चाणक्य कुपित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसको पूरी तरह से ट्रेन किया था। तक्षशिला का ब्राह्मण था वो, और उसने और काफी विद्वान था, तो उसने ट्रेन करके और फिर जो है नंद वंश को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था 322 बीसी में। ये दोस्तों अब जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य डायनेस्टी या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम अगले क्लास में लेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अब जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है कि व्हाई डिड मगध सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग एम्पायर इन होल इंडिया, द एंटायर इंडिया। इसका क्या कारण है? पूरे हिंदुस्तान पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या क्या फैक्टर काम कर रहे थे? तो पहला फैक्टर क्या था? एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल लोकेशन। आप या तो गिरिब्रज को लें या पाटलिपुत्र को लें, आप क्या पाते हैं? यदि आप राजगृह अभी जाएंगे तो वहां पर क्या देखते हैं? चारों तरफ जो है पहाड़ों से घिरा है, और अगर रास्ता उसका बंद कर दिया गया तो कोई भी सेना, उस जमाने के हिसाब से बात कर रहा हूं, राजगृह
को कब्जा नहीं कर सकता था, जो नेचुरल पहाड़ियों से घिरा हुआ था, प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक फोर्ट्रेस का, नेचुरल दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिसमें कि कोई दूसरा राजा वहां पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। दूसरा, बाद के वर्षों में जब पाटलिपुत्र राजधानी बना तो वो एक जल दुर्ग के रूप में, वाटर फोर्ट के रूप में परिणत हो गया। कैसे? अगर आप पटना का, वर्तमान पटना का अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो क्या देखते हैं कि एक तरफ पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा बहती है और फिर उसी के सामने में उत्तर से गंडक नदी आती है, उसके बाद में पश्चिम में सोन नदी बहती है जो अमरकंटक से निकलते हुए वहां पर गंगा नदी मिलती है आरा डिस्ट्रिक्ट के पास में, और दक्षिण साइड में पुनपुन नदी बहती है। तो इस तरह से पटना जो है वो चारों तरफ से जो है वो नदियों से घिरा हुआ है। और उस जमाने के हिसाब से पटना पर या पाटलिपुत्र पर अटैक करना, उसको विजय करना दूसरे राज्यों के बस की बात नहीं थी। दूसरा, आप मिडिल गंगेटिक बेसिन की विशेषता क्या देखते हैं? पहले उस जमाने में पूरा जो है वो जंगल से आच्छादित था, तो जंगल को काटने के लिए अब उनके पास में लोहे का उपयोग करने का औजार था, जिसके कारण से वो धड़ल्ले से जंगल की कटाई कर सकते थे, जंगल को जला सकते थे। और वहां पर अब जो प्लॉशेयर का जो इस्तेमाल होने लगा, हल का इस्तेमाल होने लगा, उसमें लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो जमीन के अंदर लोहे जाने से, जिसको फार बोलते हैं हिंदी में या फरो, वो उसके उपयोग होने से जमीन की गहरी जुताई होने लगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप डेकान में देखते हैं कि काली मिट्टी जो बहुत ज्यादा अगर पानी ना हो तो बहुत सख्त हो जाता है, ऐसा है वहां पर दोमट मिट्टी पाया जाता है, जिसको एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जो ज्योग्राफिकल क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो मिडिल गंगेटिक बेसिन का इलाका था वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का फर्टाइल इलाका माना जाता है, क्योंकि हर साल बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी जो लाई जाती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ कि अब कृषि जो है वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया। जो पहले के जमाने में जो पशु आर्जन का जो मुख्य धन था वो था पशु, या जिनको पालन के साधन कहते थे पशु। लेकिन अब क्या हो गया है? अब कृषि हो गया है। जिसके पास में जितना जमीन वो उतना ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति, और चूंकि अब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो सबसे ज्यादा जो है जो सरप्लस प्रोडक्शन वो गंगेटिक बेसिन में ही हुआ। उसके कारण से राजा को टैक्स वसूलने में भी जो है ना काफी सहूलियत हुई, और मगध जो जनपद है, महाजनपद, वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया। एक पॉइंट और है, आर्यों का रास्ता अगर आप देखेंगे अगर तो वो पश्चिम से पूरब की तरफ नॉर्थ ऑफ गंगा के रास्ते से गए और हिमालय के तराई क्षेत्र से होते हुए गए पूरब की तरफ। वो गंगा के दक्षिण हिस्से से नहीं गए, जो जिस तरफ से अभी जीटी रोड गुजरती है गया होते हुए, तो उसको बोलते थे, वो जो रोड जाती थी उत्तर हिमालय के फुटहिल से होता हुआ तराई से, उसको बोलते थे उत्तरा पथ। तो पहले आर्यों का जो आर्गेनाइजेशन हुआ वो उत्तरी बिहार में हुआ, और उत्तरी यूपी के इलाके में हुआ, क्योंकि उत्तरापथ उसी रास्ते से गुजरता था। और आज दोस्तों आप देखेंगे कि जो प्राचीन भारत में जितने भी आपको महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलेंगे, खास करके फिलॉसफी से संबंधित, वो सब इन्हीं इलाकों में रचना हुई है। तो वो इलाका पूरी तरह से एक स्टेबलाइज्ड इलाका हो गया था। लेकिन मगध की क्या विशेषता थी? मगध में अभी भी आर्यों का प्रवेश नहीं हुआ था, तो वो कोई स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी या वर्गीकृत समाज नहीं था, और यहाँ के लोगों को मोबिलाइज करना बहुत आसान काम था। इसीलिए एक फैक्टर ये भी है
एक और फैक्टर है कि शुरुआती दौर से अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणिकल ग्रंथ के अनुसार जरासंध की उत्पत्ति, उसके बाद में बिंबिसार, उसके बाद में अजातशत्रु, उदयन, शिशुपाल, कालाशोक, महापद्मनन, ये सारे जो राजा हुए वो बहुत ही योग्य थे, उनमें काफी योग्यता थी। जो दूसरे अन्य राजवंश में इतनी ज्यादा लगातार इतने राजाओं का योग्य होना एक बहुत, और इसी फैक्टर के कारण से, इसी कारण से मगध का दिन दुनी रात चौगुनी विस्तार होता गया। एक और फैक्टर था, अगर आप मगध का टोपोग्राफी देखें तो गया डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको क्या मिलेगा? पूरा जंगल। अब तो अधिकांश हिस्सा जो है वो झारखंड का हिस्सा हो गया है, तो आपको जंगल मिलेगा। सबसे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जो खनिज संपदा इसी झारखंड एरिया में मिलता है, जो एकदम नजदीक में है पटना से 200-250 किलोमीटर दूर में। और यहाँ पर लोहे से औजार बनाने, हथियार बनाने, ये सारे जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुआ, विकसित हुआ। और एक और फैक्टर था, उस जंगल में अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे हाथी मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा, मतलब इवन मध्य प्रदेश के जसपुर इलाके और उधर उड़ीसा वहां तक जो है काफी उपद्रव मचाते हैं। तो हाथियों के झुंड उस जमाने में तो और ज्यादा हुआ करते थे। तो इन हाथियों को टेम करके, उसको पालतू बना करके, उसको युद्ध भूमि में उतारने का काम मगध के राजाओं ने किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे वो मगध के विकास में सहायक हुए। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि चूंकि मगध जो है समुद्र, पानी के रास्ते से, नदी के रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह जाने का बहुत आसान रास्ता था, तो इससे व्यापार और वाणिज्य के विकास में मदद मिली। एक मर्केंटाइल क्लास की उत्पत्ति हुई और उसमें मेटालिक करेंसी, धातु के करेंसी का उपयोग होने लगा। हालांकि आपको मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में भी सतमन और निस्क नाम के धातु का करेंसी के रूप में उपयोग होने लगा था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लेवल में था। अब क्या हो गया? अब जो है वो धातु के सिक्के का प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग वाणिज्य और व्यवसाय में होने लगा। आज इसको क्या बोलते हैं? इस पीरियड को आर्कियोलॉजिकली क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न ब्लैक या शॉर्ट में एनबीपी, एनबीपी फेज। और इस पीरियड का जो सिक्का होता था उसको बोलते थे पंचमार्क कॉइन। दोस्तों ये पंचमार्क कॉइन होता क्या है? इसमें जैसे कि पशु पक्षी वगैरह के चित्र उसमें बना दिए जाते थे। तो अभी जो है ना पंचमार्क कॉइन से आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये किस राजा के द्वारा जो है ना जारी किया गया था, कौन से राजवंश के द्वारा जारी किया। लेकिन बाद के वर्षों जो इंडो ग्रीक्स हिंदुस्तान में आए फर्स्ट सेंचुरी बीसी के लगभग में, तो उनके द्वारा जो कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स जारी किए गए, उसमें राजाओं के चेहरे और उनके इमेज भी प्रदर्शित किए जाने लगा। और उसके बाद में ये पता लगने लगा कि कौन से राजा के द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया है और उसका एरिया ऑफ सर्कुलेशन क्या था। तो उस जमाने में पंचमार्क कॉइन्स जारी किया गया था, जो धड़ल्ले से मगध और उसके आसपास के इलाके में प्रचलन में थे और जिसके कारण से वाणिज्य और व्यवसाय में वृद्धि हुई। ये 205 पॉइंट थे जो मगध के उत्कर्ष के कारण थे। और इसी कारण से बाद के वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना किया, जो पूरे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल में फैल गया।